नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव एआईटीओ यानी अखिल भारतीय तकनीकी संगठन। मेरे प्यारे आईटीआई के बच्चों, ये वीडियो का आप लोगों को बहुत समय से इंतजार था। लगातार आप लोगों ने 5000 से भी ज़्यादा कमेंट मुझे प्राप्त हुई। तमाम मेल, तमाम आपके व्हाट्सएप पे मैसेज, तमाम आपके टेलीग्राम पे बहुत सारे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे आप लोगों के मैसेज मुझे प्राप्त हुए। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जानना चाहते हैं कि एआईटीओ का अगला कदम क्या है। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम की डेट 27 नवंबर दोबारा से जारी कर दी गई है। पहली डेट जो 17 नवंबर को जारी की गई थी, उस डेट को रेलवे को हटाना पड़ा और अपना पूरा का पूरा शेड्यूल दोबारा से सेट करना पड़ा। आप लोगों ने देखा, तमाम वीडियो मैंने अपने गौरव जयराम एआईटीओ के इसी ऑफिशियल चैनल के माध्यम से डाली हैं। कोर्ट की सुनवाई की, कोर्ट के जजमेंट की, कोर्ट की थिंकिंग क्या थी, वो सारी की सारी बातें मैं ऑलरेडी आपसे कर चुका हूं। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। पहली बात यह है कि आपको जो मुझे जानकारी देनी है कि आरआरबी ग्रुप डी वाला मामला, जैसा मैंने बताया कि थर्ड स्टेज में कानून की प्रक्रिया बंधी है, संवैधानिक प्रक्रिया बंधी है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट ने जिस तरीके का जजमेंट दिया, 1 साल केस को सुनने के बाद 4 घंटे लगातार फाइनल हियरिंग में सुनवाई के बाद 12 तारीख को जजमेंट आया और जजमेंट में क्या था? डिसमिस। केवल ये शब्द आप लोगों को सुनने को मिला। 18 पेज का बाद में 12 तारीख को जजमेंट जारी किया गया और उस जजमेंट के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूं। उस जजमेंट में कोई भी टेक्निकल, कोई भी तार्किक ऐसी बात नहीं थी जिसको लेकर के हमने ये केस किया था 28 दिसंबर के नोटिफिकेशन आने के बाद। यानी जो भी बातें की गई 18 पेज के अंदर में, उसका कोई भी सरोकार, मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, उसका कोई भी सरोकार इस केस की जो मेन थीम है उससे रिलेटेड नहीं था। आप सब लोगों ने देखा कैसा हुआ, कैट के अंदर कौन लोग बैठते हैं, कैट के जजमेंट, कैट के जज साहब ने क्या सोच समझ के वो डिसीजन दिया, वो तमाम आप सब बच्चे इस बात को भली भांति जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जजमेंट आता है 12 तारीख को और उसके अगले ही दिन दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में सुनवाई होती है। इसी जजमेंट पर बहस होनी थी और आगे की कार्रवाई होनी थी। बहुत सारे कानून के जानकार जब इस वीडियो को देख रहे थे, हाई कोर्ट की जो वीडियो थी लगभग 18 मिनट की है। 18 मिनट लगभग सुनवाई चली और सुनवाई के शुरुआत का जो दौर था, पहला जो दौर था, वहीं से ऑर्डर लिखना शुरू कर दिया गया था। हमारे वकील साहब ने अपनी बात रखी, मजबूती के साथ अपनी बात रखी, पूरी बातें भी नहीं सुनी गई और उससे पहले ही माइंड सेट से पूरा का पूरा डिक्लेरेशन कर दिया गया कि ये पूरा का पूरा मामला जो कैट ने लिखा है, हम उस बात को एग्री करते हैं। क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, एआईटीओ के लोग, एआईटीओ संवैधानिक एक संगठन है, इसलिए हम लोगों ने उसका स्वागत किया। बहुत सारे कानून के जानकार इस बात को कह रहे हैं कि इतने बड़े मामले के अंदर में केवल पहले ही दिन सुनकर के और जजमेंट देना, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी जल्दबाजी के अंदर में जजमेंट दिया गया, बिना किसी सुनवाई के जजमेंट टाइप कर दिया गया। ऐसे तमाम कानून के जानकार अधिवक्ता लोगों से आज मेरी दिल्ली में बातचीत हुई। बहुत सीनियर एडवोकेट जिनका 40 साल का अनुभव है, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये जो हुआ है, ये कहीं ना कहीं केस एक तरफ है और पूरा का पूरा सिस्टम और जजमेंट की जो कॉपी, वो पूरी की पूरी एक तरफ है। अमूमन होता यह है कि केस को सुना जाता है, केस में डेट लगती है, फाइनल जजमेंट के लिए बहस होती है, तर्क होते हैं, जवाब सबमिट किया जाता है और पुराने जितने भी प्रीवियस के ऑर्डर होते हैं उन पर कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित किया जाता है। वही हाई कोर्ट जिसने इसको स्टे किया, वही हाई कोर्ट जिसने अपने ऑर्डरों में ये टाइप करके कहा और कहा कि 28 तारीख को जो आपने नोटिफिकेशन जारी किया है वो एडवर्टीजमेंट का पार्ट है। ये ऑर्डर के अंदर में मेंशन है। उसके बावजूद भी
जब हाई कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दिया, उस पॉइंटों पर कहीं भी जरा सी भी चर्चा ना हुई, ना बिल्कुल भी ध्यान उधर गया। तो ये सारी की सारी बातें देख करके हम लोग बहुत ज़्यादा अचंभित नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे कानून के लोग, जानकार लोगों ने हमको पहले से अवगत कराया था कि अगर इस कोर्ट में इस तरीके की चीजें होती हैं तो ये डेफिनेटली रेलवे के फेवर में जाएगा। खैर, अभी पिछले जब से जजमेंट आया है, तब से लेकर के अब तक हम लोग चिंतन कर रहे थे, मनन कर रहे थे। हमारे एडवोकेट साहब, हमारी एडवोकेट की तमाम टीम, तमाम लोग जानकार इस बात पर रिसर्च कर रहे थे कि अब आगे का स्टेप हम लोगों को मजबूती से लेना पड़ेगा। कई लोगों का ये मानना है कि हम लोगों ने हाई कोर्ट जाने की जल्दी की, लेकिन हम लोग हाई कोर्ट हम नहीं गए। हाई कोर्ट जाने की जल्दी रेलवे की तरफ से की गई थी, और रेलवे की तरफ से जब की गई थी तो हमको वहां उपस्थित होना लाजिमी था, हमको वहां उपस्थित होना था। हम लोग वहां उपस्थित हुए। अगर हम जाते तो हम हाई कोर्ट के अंदर में थोड़ा टाइम लेकर के, थोड़ा रिसर्च करके, तमाम चीजों को लेकर के और भी हम लोग जा सकते थे। खैर, ये यहाँ तक की बात हो गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरआरबी ग्रुप डी वाले मामले को लेकर के आईटीआई का जो पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। आज हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केस फाइल किया है, और केस बहुत मजबूती के साथ में फाइल किया है। केस के अंदर में तमाम ऐसे सीनियर अधिवक्ता जिनकी 40-40 साल की प्रैक्टिस है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, और सिविल और सर्विस के मामले वो लगातार देख रहे हैं पिछले 40 साल से। मैं समझता हूं कि उनका जो अनुभव है, वो तमाम जितनी भी पॉलिसी बनती है, वो सारी की सारी पॉलिसी उन लोगों के ध्यान में थी। उन्होंने तमाम फाइल को, जो हाई कोर्ट में हमने 256 पेज की जो फाइल हमने सबमिट की थी, उसको तमाम लोगों ने स्टडी किया। आज मेरी भी 3 बहुत सीनियर वकीलों से बातचीत हुई। हमारे वकील साहब साथ थे, हमारे और भी सहयोगी जो एडवोकेट हैं वो भी साथ थे। और हम लोग इस बार कोई भी कदम, क्योंकि लास्ट स्टेज है, हम लोग जल्दबाजी में, हम लोग बहुत ही अपना जो कदम है फूंक फूंक के रखने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो फाइनली मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। एआईटीओ चुप नहीं बैठा है। आप आईटीआई के बच्चों के लिए अंतिम समय तक जो प्रॉमिस किया था, हमारी टीम के सहयोगी साथी अभिषेक राज जी हों या और भी साथी हैं जो लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, पहले सहयोग किया था बहुत सारे लोगों ने, मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा, लेकिन उनको एक बार फिर से सहयोग की जरूरत है, सहयोग करने की जरूरत है। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में डेफिनेटली, हमें उम्मीद है कि आईटीआई के बच्चों का पक्ष वहां पे सुना जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि आपके बहुत सारे कमेंट मुझे मिले, बहुत सारे पर्सनल आप मुझे मैसेज डालते हैं। जिन पॉइंटों की आप बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे पॉइंट ऑलरेडी हमारे केस के अंदर में, हमारा जो ग्राउंड है, हमारी जो प्रेयर है, हमारी तरफ से जो रखी गई है कोर्ट के सामने, वो ऑलरेडी सभी पॉइंट उसमें मेंशन है। केवल 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ, तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान सरकार वाला ही मुद्दा नहीं है। इसके अलग भी ऐसे 8 ग्राउंड वकीलों की टीम ने तैयार किए हैं। चाहे वो इक्वलिटी का मामला हो, चाहे वो आर्टिकल 14 का हनन हो, चाहे वो टेक्निकल पोस्ट, आप जब कह रहे हैं 28 तारीख के नोटिफिकेशन में कह रहे हैं कि टेक्निकल पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन देंगे उसमें हम लोग डिक्लेयर करेंगे। और जब आपका नोटिफिकेशन आया, उसमें टेक्निकल पोस्ट आपने शो किए हैं, इतनी पोस्ट इलेक्ट्रीशियन की हैं, मैकेनिकल की हैं, सिविल की, ईटीसी। उसके बावजूद जो 28 में आपने कहा था, आपने अपने ही ऑर्डर को नहीं माना है, और वहां पे जब क्वालिफिकेशन आपने दी तो 10th और आईटीआई और एनसीटी करके आपने दिया। एक ग्राउंड मजबूत ये भी यहां पे बनता है। तीसरा ग्राउंड की अगर मैं बात करूं, जब आप टेक्निकल पोस्ट के अंदर में सभी लोगों को अलाउ करेंगे, बीएड से लेकर के, एलएलबी से लेकर के, पीएचडी से लेकर के, एमबीबीएस से लेकर के, तमाम एमटेक बीटेक से लेकर के तमाम लोगों को जब आपने इनवाइट किया, क्योंकि आपको 1 करोड़ 8 लाख बच्चों ने पैसा दिया, आपने 500 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी रेलवे ने बच्चों से एग्जाम फॉर्म भराने के नाम पे इकट्ठी की, आपका इंटेंशन ये था। इस वाले पॉइंट को भी हम लोगों ने ग्राउंड बनाया है। कल को आप ये भी कह सकते हैं कि हमको डॉक्टर चाहिए, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन हमको बीए चाहिए, बीएएमएस चाहिए, एमबीबीएस नहीं चाहिए। एमबीबीएस हो तब भी चलेगा, बीएमएस हो तब भी चलेगा। कल को आप ये भी कह सकते हैं कि जज की क्वालिफिकेशन के लिए
ज़रूरी नहीं है कि आप एलएलएम करके ही वहाँ पर आप लोग बैठेंगे, ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई भी डिग्री अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, तो वहाँ पर आपको मौका दिया जा सकता है। एमटेक वाले लोगों को मौका दिया जा सकता है, पीएचडी वाले लोगों को भी जज बनाया जा सकता है। ये तो इस तरीके की बातें हो गई। ये सारी की सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑर्डर हैं। 30 साल पहले भी ऑर्डर आए थे कई सारे इस प्रकार के कि जिसमें ये बिल्कुल स्पष्ट दिया गया था कि जिस पोस्ट के लिए आप भर्ती करोगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आप क्वालिफिकेशन लोगे। लेकिन आज उसका हनन हो रहा है। आप इधर कहते हो कि टेक्निकल पोस्ट है, आप इधर कहते हो कि हमको 10th से मतलब है, चाहे वो टेक्निकल है या नहीं है, उससे आईटीआई है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको हायर एजुकेशन वाले लोग मिल रहे हैं, तो हम क्यों 10th वालों को लेंगे, क्यों हम आईटीआई वाले बच्चों को लेंगे। ये आपका माइंडसेट था। ये जज साहब के मुंह से भी आपने सुना था कि कोई भी आदमी है अगर उसको एम्प्लॉय चाहिए तो वो उसको बेस्ट कैंडिडेट मिल रहा है, हायर एजुकेशन वाला बंदा उसको मिल रहा है। तो यहाँ पर भी कई सारे पॉइंट सामने आए हैं। प्रीवियस आप देखेंगे तो बहुत सारे हायर एजुकेशन वाले लोग भर्ती होते हैं, वो ज्वाइनिंग भी नहीं करते, ज्वाइनिंग करने के कुछ समय के बाद में भी वो जॉब छोड़ देते हैं। ऐसी तमाम प्रकार की लापरवाही भी देखने को मिली है कि जब एक पीएचडी करने वाला बंदा ग्रुप डी की भर्ती में भर्ती हो जाता है, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हो कि वो जो हैमर लेकर के वो चलता है, जो तमाम चीज़ें उसके पास में एक बहुत लोड, बहुत हार्ड वर्क ग्रुप डी के अंदर माना जाता है, क्या वो कर सकता है? क्या एक एमटेक करने वाला बंदा, क्या वो सारा काम कर सकता है? क्या एक एमएड, बीएड करने वाला बंदा कर सकता है? क्या एक एमबीबीएस डॉक्टर अगर वो ग्रुप डी की लिए अप्लाई करता है और वो सेलेक्ट होता है, डेफिनिटली सेलेक्ट होगा क्योंकि उसका आईक्यू लेवल, उसकी तमाम जितने राइटर के बारे में आप नहीं जानते हैं, उतने राइटर पर उसने रिसर्च किया होता है, एक पीएचडी करने वाले व्यक्ति ने। तो वो अगर यहाँ फॉर्म भरता है, अगर वो जॉब लेता है, तो क्या वो आरआरबी ग्रुप डी का जो वर्क है, जो प्रोफेशन है, क्या उसको फुलफिल कर पाएगा? ये बहुत सारे गंभीर सवाल हैं। इन सारे के सारे सवालों के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में डेफिनेटली वहां पे बहस होती है और वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सुना जाता है, चीजों को बारीकी से सुना जाता है। इसलिए तमाम और भी कई सारे ग्राउंड ऐसे हैं कि जो मैं नहीं चाहता सारे ग्राउंड आपको वीडियो के माध्यम से क्लियर करना, क्योंकि ये सारी की सारी वीडियो रेलवे भी देखता है, ऑल इंडिया के अंदर में तमाम लोग इस वीडियो को देखते हैं, तमाम एडवोकेट, तमाम जज, तमाम गौरव जरा आईटीओ को सब लोगों ने फॉलो कहीं ना कहीं कर रखा है। तो मैं नहीं चाहता कि इंटरनल बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊं, लेकिन मेरा ये विश्वास है, आपने जो यकीन एआईटीओ के ऊपर दिया है, आपका जो भरोसा एआईटीओ के प्रति जमा है, उसको तोड़ेगा नहीं एआईटीओ। अंतिम दम तक, अंतिम समय तक आपकी इस लड़ाई को मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। अब मैं एक पॉइंट पर और आता हूँ। तमाम लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए, बहुत सारी वीडियो बनाई, कई सारे यूट्यूब के चैनल भी डिलीट हो चुके हैं। इसी सिलसिले में मुझे मेरी टीम के माध्यम से मालूम हुआ कि तमाम लोगों ने एआईटीओ के ऊपर में बहुत सारे एलिगेशन लगाए और कई चैनल डिलीट भी हो चुके हैं। डिलीट करना मेरा उद्देश्य नहीं है, ना हमारी टीम का, ना एआईटीओ का उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि हम जिस सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हो, आपको अपना अधिकार है, लेकिन आप एक लहजे में, आप एक तरीके से, आप एक बाउंडिंग में आकर के अपनी बात को रखें। क्योंकि जब आप एआईटीयू के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं तो एआईटीयू सिंगल पर्सन गौरव जयराम नहीं है, अभिषेक राज नहीं है। एआईटीयू मतलब है कि 40 लाख बच्चे आईटीआई और पॉलिटेक्निक, तमाम टेक्निकल फील्ड से करोड़ों लोगों का ये परिवार है। तो आप जब कोई भी आरोप लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, तो वो तमाम उन लोगों को कहीं ना कहीं उनकी छवि को भी धूमिल करता है और उनके मन को ठेस पहुंचाने वाला होता है। तो इसलिए कोई ऐसा काम आप ना करें। दूसरी बात यह है, अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, मुझे बहुत सारे टीचरों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तमाम टीचर पढ़ाते हैं और मैं उनसे बहुत ज़्यादा गिला शिकवा भी नहीं रखता, वो उनका प्रोफेशन है, ठीक है। उनका सहयोग संगठन को मिला, जितना भी मिला, जितने भी लोगों ने दिया, उन सबका धन्यवाद है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आप ये भी कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर सीनियर 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 वकील कपिल सिब्बल को आप कर लीजिए। आज मेरी बात हुई कपिल सिब्बल साहब के यहाँ पर, 15 लाख रुपए एक हेयरिंग का उनका चार्ज है। क्या आईटीआई के बच्चे, आप लोग 15 लाख रुपए एक हेयरिंग के देने की क्षमता में हैं? क्या उतनी ताकत आपके पास है? अभी तक पूरे केस के अंदर में आपने 70-80 हजार रुपए भी नहीं दिया है। अगर मैं आईटीआई के बच्चों की बात कहूं, ₹2.5, ₹3, ₹5 से एआईटीओ की ऊर्जा बढ़ सकती है, लेकिन वकील की फीस नहीं दी जा सकती है। इस बात को आप भली भांति जानते हैं। उसके बाद भी मेरी कई वकीलों से बात हुई, 5 लाख रुपए की बात हुई, एक हेयरिंग का 5 लाख रुपए हम लेंगे।
और वकीलों से मेरी बात हुई, 2 लाख रुपए हेयरिंग से नीचे एक भी वकील आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अभी भी जो हम लोगों ने वकील किए, हमारे जो वकील हैं, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अच्छे से अच्छे वकील इसमें और भी इन्वॉल्व हम लोग करें, जिससे कि एक अच्छी संख्या में वहाँ वकील हमारे पहुंचे, जिसका एक दबाव भी रहे, जिसका एक सिस्टम भी रहे, और जज साहब उनकी बातों को सुने। तब भी इस पूरे के पूरे प्रकरण में काफी लाख रुपए का खर्चा आना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आरोप प्रत्यारोप का जवाब, सवाल जवाब बाद में होता रहेगा। लेकिन अगर आपने आईटीआई किया है और आप वास्तव में ही आईटीआई जॉब चाहते हैं और भविष्य में भी आईटीआई को जीवित रखना चाहते हैं, तो मैं आईटीआई के 12,000 से भी ज्यादा कॉलेज हैं, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप आर्थिक मदद करें एआईटीयू की। तभी इस लड़ाई को आगे लड़ा जा सकता है। आईटीआई के बच्चों की आप लोग मदद करें। आईटीआई के बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूँ, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को आगे आकर के अपनी लड़ाई को खुद लड़ना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। आर्थिक सहयोग के बगैर कहीं ना कहीं लड़ाई कमजोर ना पड़े। हालांकि एआईटीयू का प्रयास है कि आपकी लड़ाई कमजोर ना पड़े, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमें कुछ कुछ करना पड़े, लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़े, हाथ जोड़ना पड़े, उससे ज्यादा बेटर है कि आपकी लड़ाई है, आप खुद लड़ें। कम से कम आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। और बहुत बड़ी बात नहीं, आपकी बहुत बड़ी संख्या है। तमाम लोग एलिगेशन लगाते हैं कि आपके खुद के चैनल पे 34,000 सब्सक्राइबर नहीं है, और आप बात करते हो कि 40 लाख बच्चों की आप लड़ाई लड़ते हैं। 4 पिटिशनर हैं वहां पर। अगर आज 1,000 पिटिशनर होते ग्रुप डी के अंदर में, डेफिनेटली जज साहब को मजबूरी बस उस बात को सुनना पड़ता, समझना पड़ता। कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट नेगेटिव रहा है कि आप लोग जागे नहीं, आज तक भी आप लोग नहीं जागे। 1,000 2,000 पिटिशनर होने चाहिए थे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी समय है। आप लोग आर्थिक सहयोग करें, दिमाग से बिल्कुल साफ रहें, अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करें। एआईटी ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिएगा। आपका नंबर आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, आपकी मेरिट लिस्ट क्या जाएगी वो एक अलग बात है, लेकिन आप ये ध्यान में रख करके तैयारी करें कि मुझे केवल एक पोस्ट चाहिए और मेरा कंटेंट बिल्कुल क्लियर है, कहीं से कुछ भी पूछा जाएगा मैं वो बता सकता हूं। ये आपके अंदर में आपकी विल पावर होनी चाहिए उस लेवल की कि आपको एक सीट चाहिए, एक एग्जाम में क्रैक कर सकता हूं किसी भी सिचुएशन में हो। तो अपनी तैयारी पर फोकस करें। एआईटीओ का ऑफिशियल जो अकाउंट है, कोई भी व्यक्ति अगर डोनेशन देना चाहता है तो एआईटीओ के ऑफिशियल अकाउंट में ही दे। किसी व्यक्ति विशेष, मेरे गौरव जयराम के नाम से भी अगर कोई स्कैनर आता है तो उसमें पेमेंट ना दे। केवल ऑल इंस्टीट्यूट टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो खाता है कैनरा बैंक का, उसी में आप लोग डोनेट करें। और ये ध्यान रहे कि ये डोनेशन आप अपनी लड़ाई के लिए दे रहे हैं, आप अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं, किसी दबाव में नहीं दे रहे हैं, किसी अन्य काम के लिए आप नहीं दे रहे हैं। ये माइंड सेट करके आप लोग सहयोग करें, डेफिनेटली हम लोग जीतेंगे। उम्मीद है 27 तारीख से पहले बहुत लोगों से बातचीत हुई है कि सुनवाई कराने के लिए जो 15 लाख रुपए की फीस हमसे मांग रहे थे, वो भी गारंटी ये नहीं कर रहे हैं कि हम 27 तारीख से पहले आपकी सुनवाई करा देंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं है। एग्जाम से पहले हो सुनवाई या एग्जाम के बाद हो, बिल्कुल भी प्रेशर आपको नहीं लेना। जब कितने ऐसे मामले हैं, कितने सारे ऐसे मामले हैं कि 5-5 साल उत्तर प्रदेश के अंदर में अखिलेश जी की सरकार जब आई तो कम से कम मैं समझता हूं कि 60-70 हजार शिक्षा मित्र थे, उनको उन्होंने सरकारी मास्टर बना दिया। और वो 4 साल 5 साल तक उन्होंने सैलरी ली, वो सरकारी मास्टर रहे। और उसके बाद जब योगी जी की सरकार आई तो उन्होंने उस पूरे के पूरे सिस्टम को हटा दिया और दोबारा से जो मास्टर थे उनको शिक्षा मित्र बना दिया। पश्चिम बंगाल के अंदर में भी कई हजार ऐसे टीचरों को हटाया गया जो ममता बनर्जी की सरकार ने उनको लगा दिया था, जिस भी तरीके से लगाया, लेकिन कोर्ट में गया मामला और कोर्ट ने बिल्कुल उनको हटा दिया गया। तो अभी तो आपका एग्जाम केवल हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपके केस में दम है। सुप्रीम कोर्ट के पास वो ताकत है कि वो अगर 10 साल भी आपने जॉब कर लिया उसको भी हटा सकता है। आपकी संख्या 1 लाख है या 1 करोड़, कानून को, संविधान को, सुप्रीम कोर्ट के इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए दिमाग में इस बात को, थिंकिंग को ना लाएं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 27 तारीख से पहले ही इसमें स्टे आ जाए, और निश्चित रूप से पहले ही दिन इसमें स्टे आ जाएगा, ऐसी हमें पूरी आशा उम्मीद है। 40-40 साल पुराना अनुभव है एडवोकेट साहब के पास। ऐसे लोग अब इस केस की तैयारी में हैं, ऐसे लोगों के माध्यम से फाइल बनाई जा रही है। ठीक है,
तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बने रहें। गौरव जयराम एआईटी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आर्थिक सहयोग अब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जितनी क्षमता थी पिछले 1 साल में तमाम काम छोड़ करके हम लोगों ने आपके लिए लड़ा, एआईटी ने आपके लिए लड़ा, क्योंकि वो हमारा काम था। हमारा कोई आपसे लालच नहीं है। 1 रुपए के भी हम पेन नहीं बेचते, 1 रुपए का भी हम लोग कोर्स नहीं बेचते। उसके बाद भी हम आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, इसलिए आपकी लड़ाई है तो पैसा भी आपको देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट जानकारी दूंगा कि कहाँ तक केस की सुनवाई या कार्रवाई पहुंची है। ओके, थैंक यू।